आपने ग्रेजुएशन कब किया और किस विषय से किया था? सर मैंने मैथ्स सब्जेक्ट से किया है। अच्छा, आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया और 2014 बता रही हैं आप, 2014। जी जी आ, सर। तो ये 6 वर्षों में आपने क्या किया? सर, जी, थोड़ा कुछ लाउड बोलिए, नज़दीक लाकर को बोलिए। ट्यूशन दिया। हाँ। इन 6 वर्षों में मैं अपने घर के नजदीक के बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। अच्छा, तो ये तो बड़ा शिक्षण का कार्य, बहुत अच्छा कार्य है। जी सर। तो उसमें ही क्यों नहीं अपने को आपने आजमाया कि आप एकेडमिक टीचर बन जाती? महिलाओं के लिए तो और अच्छा भी था। प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? सर टीचर भी बहुत अच्छी फील्ड है और इसे भी हम सेवा दे सकते हैं। पर इसमें सिर्फ एक ही फील्ड में, एक ही क्षेत्र में सेवा दिया जा सकता है। और मैंने प्रशासन, इसलिए मुझे प्रशासन में रुचि है कि मैं वहाँ कार्य की विविधता देखती हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा हर क्षेत्र में। अच्छा, इसमें कौन सा विषय रखा आपने? सर श्रम एवं समाज कल्याण। तो आपने मैथ्स की पढ़ाई की और उसके बाद आपने श्रम और समाज कल्याण क्यों चयन किया इस विषय का? सर श्रम एवं समाज कल्याण सेलेक्ट करने का मेन वजह था कि मुझे घर पर रह करके प्रिपरेशन करनी थी और इसकी जो सामग्री थी वो बहुत सहज उपलब्ध थी। और मैंने इसे जब पढ़कर देखा इसके सिलेबस को तो बहुत रुचिकर लगा। और तीसरा पॉइंट एक और है कि जब मैं प्रशासन में जाऊंगी तो मैंने देखा कि वही सब सारे चीज, गरीबी और समाज से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम्स है वो सारा कुछ इसमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। इसीलिए मुझे इंटरेस्ट जगा और मैंने श्रम और समाज कल्याण को सेलेक्ट किया। श्रम एवं समाज कल्याण में जिन वर्गों के लिए आपने पढ़ाई की है उस वर्ग के लिए काम करना होगा, ऐसा आपने कहा। वो वर्ग कौन कौन से हैं? सर इसमें आप बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के लिए ये एक ये अनुसूचित जाति जनजाति आपने बताया, तो अनुसूचित जाति और जनजाति कहते किसको है? अनुसूचित समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग होते हैं। और जो देखा जाए दो, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पिछड़े हो। और मैं संवैधानिक दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बिहार सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें से 3 प्रमुख योजनाओं का नाम बताएं। बिहार सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए बहुत सारे राशियां उपलब्ध कराई जाती है। उनके कल्याण के लिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए अनाज के रूप में, राशन के रूप में उन लोगों को व्यवस्था किया गया कि हर माह राशन उपलब्ध कराए जाते हैं। और उसके साथ साथ पैसे भी उपलब्ध किए जाते हैं। आरक्षण की व्यवस्था है ये समय नौकरियों में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने ये सब है। संवैधानिक प्रावधान आपसे नहीं पूछा, मैंने कल्याणकारी योजना के बारे में पूछा। तो एक तो आपने अनाज के बारे में बताया, ये बीपीएल के लिए होता है। आपने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्पेशली वो कोई योजना अलग से नहीं है। इसके अतिरिक्त और कई योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सर ध्यान नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं।
आप मुझे विकलांगता, ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके कल्याण की बातें आपने पढ़ी होगी। वर्तमान सरकार ने विकलांगता को नए सिरे से परिभाषित किया। आप उसको बता सकती हैं जी इसमें कौन कौन से नए तत्व जोड़े गए? जी सर, विकलांगता में कुछ और श्रेणी के वर्ग जोड़े आपकी गए, आपकी जैसे वीडियो नहीं आ रही, जरा वीडियो पर टैप करें पहले। मैं आपके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा। आ रही है सर? अब तक तो नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ, बताएं, विकलांगता को बताएं। सर, विकलांग कुछ और बीमारियों को भी ऐड किया गया है, और जो तेजाब वगैरह से ग्रसित महिलाएं हैं, उन लोगों को भी ऐड किया गया है इसमें नए प्रोविजन के तहत। और एक दो और बीमारी, मतलब और लगता है 10 से ज़्यादा बीमारियों को सेलेक्ट किया गया, जो मुझे अभी क्लियर याद नहीं आ रहा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि इन दिनों अगर आप देखें लॉकडाउन के पीरियड में विशेषकर महिलाओं के प्रति हिंसा ये बढ़ती चली जा रही, ये इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर, सबसे पहले तो महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ने का लॉकडाउन में खास करके मेन वजह है कि जो आमदनी का सोर्स है वो खत्म हो चुके हैं, और पुरुष वर्ग खास करके जो वर्क से जुड़े होते हैं, रोजगार से जुड़े होते हैं, उनका रोजगार खत्म होने की वजह से, घर में रहने की वजह से उनका महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, और मेन वजह इसका गरीबी है। अच्छा, गरीबी को मापने के भारत में कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? सर, एक तो कैलोरी विधि के द्वारा, कैलोरी कितने कैलोरी आपको भोजन मिल रहे हैं, और दूसरा जो है आय के आधार पर कितना आप आय कमा रहे हैं, कितना आपका बीपीएल के मापदंड बता सकती हैं आप? हेलो। जी सर। हाँ, बीपीएल के मापदंड बता सकती हैं? सॉरी सर। अच्छा, आपने गणित से ग्रेजुएशन किया है। इन दिनों सरकार की जो नीतियां आई हैं, नई शिक्षा नीति भी आई है, उसके तहत उन्होंने संस्कृत में गणित की पढ़ाई और संस्कृत में विज्ञान की पढ़ाई, इसको उन्होंने कहा है कि संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, और आईआईटी इंदौर ने तो शुरू भी कर दिया। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर, अगर ऐसा होता है, गणित में ज़्यादा विशेषकर ध्यान दिया जाए तो लोगों को एक टेक्निकल जानकारी ज़्यादा होगी, और लोग मैथ्स के जो प्रति बहुत लोगों का रुचि कम होता है, वो रुचि बढ़ेंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। भारत में संस्कृत में मैथ्स के संबंध में कोई बुक है, पता है आपको? ललित विस्तार शायद। ललित विस्तार ये बौद्ध ग्रंथ है। आप इसमें बता सकती हैं कि ये ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ में किनके गणितज्ञ होने का प्रमाण मिलता है? हेलो हेलो। जी सॉरी सर, अभी कॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। गौतम बुद्ध को गणित की बहुत जानकारी थी, ये ललित विस्तार नामक पुस्तक से ही पता चलता है। जी सर। अच्छा, ये आर्यभट्ट
जब आए, बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, बिहार आए और उनको नालंदा विश्वविद्यालय का जो है प्रमुख बना दिया गया। वो शासक कौन थे? सॉरी अच्छा, सर। कोई बात नहीं। आर्यभट्ट का क्या योगदान है गणित के क्षेत्र में? सर आर्यभट्ट ने गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे उन्होंने जीरो के बारे में जानकारी दी और पाई का वैल्यू दिया, पाई का क्या महत्व है, और इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम की जो शुरुआत है वो भी भारत से ही मानी जाती है। मैं उस पर नहीं आऊँगा। मैं ये पूछूंगा आपसे कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या, और विश्व में बाइनोमियल थ्योरम जो है वो जो मॉडर्न में है उसको देने का श्रेय किसे जाता है? सॉरी सर। आइजक न्यूटन ने शुरुआत की बाइनोमियल थ्योरम की। अच्छा, आप बता सकते हैं कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? हेलो, जी सर। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं? सॉरी सर। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं? अच्छा, भारत की प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है मैथमेटिशियन, उनका बहुत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। नाम बता सकती हैं आप? जी, शकुंतला देवी। किस क्षेत्र में इनका योगदान है? मैथमेटिक्स के। नहीं, मैथमेटिक्स में भी कौन सा चीज़ में? ज़्यादा थे नहीं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर थोड़ा सा नज़दीक ला के बात करें। हाँ, थोड़ा सा नज़दीक। हाँ, कुकिंग फूड सर। कुकिंग। कुकिंग फूड सर। जी। अच्छा, कुकिंग में किस प्रकार की डिश बनाने का आपको बहुत पसंद आता है, जिसमें महारत हासिल है आप? सर भारतीय फूड ही, जो नॉर्मल हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, डेली का जो रूटीन है, और थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन देख करके और पेपर के माध्यम पढ़ करके कुछ बनाने का कार्य या डिश बनाने का कार्य करती हूँ। तो ये हॉबी तो आपकी जो अभी आपने बताया कि प्रतिदिन जो खाना खाते हैं वो तो आपकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ। ये हॉबी, इसको मैं कैसे शामिल करूं? हॉबी तो होता है कि आपको आप आए, बहुत थके मांदे भी हों और आप रिफ्रेश हो जाते हैं, तो इस प्रकार की हॉबी कहते हैं। तो कुकिंग आपकी हॉबी कैसे हुई? नहीं सर, कुकिंग भी हॉबी है। उसमें भी मैं अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से एक ही डिश को अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी अपने मेथड से, और कभी जो ऑनलाइन मोड में है ऑनलाइन देख करके, और कभी हुआ पेपर के माध्यम से, अलग अलग तरीके यूज। आपका फेवरेट डिश कौन सा है? सर मेरा फेवरेट डिश जो होता है वो रोटी की सब्जी है। सब्जी, आपने कहा कि आपकी फेवरेट डिश, तो इस सब्जी में भी कुछ बता सकते हैं कि इसकी सब्जी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ? जी सर। बैगन। बैगन की सब्जी। बैगन की उत्पत्ति किस देश से हुई? सॉरी सर। बैगन में वो कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सॉरी सर, नहीं पता। भारत में बैगन के बनाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं, बिहार में खासकर? हेलो। विधियाँ। हाँ जी सर। कौन कौन से ऐसे डिशेज हैं बिहार में विशेषकर बैगन के, जो कि बहुत प्रचलित हैं?
लिट्टी चोखा जो होते हैं तो हाँ चोखा में जो है बैगन हाँ। का मिश्रण करके, बैगन आलू का मिश्रण करके, वो बिहार में ज्यादा प्रचलित है। अच्छा, आप जो, और ऐसे बैगन की सब्जी। अगर आप बैगन का भरता आपको बनाने के लिए मैं कहूँ, तो बैगन के भरते को जी सर। आप किस प्रकार से बनाएंगे? सर सबसे पहले तो बैगन को अच्छे से धोऊंगी, और धोने के बाद उसको आग पर तेल लगा करके आग पर उसको पकाने की कोशिश करूंगी। तो उससे क्या होता है, वो जल्द से ही गल जाएगा। ठीक। तो वो, या फिर दूसरे मेथड, 2 मेथड की से करती हूँ, या फिर उसको बॉईल करके, और फिर उसके बाद बॉईल करने के बाद उसको उसकी परत को हटा करके, और फिर उसके बाद उसको मसल करके उसमें आलू आलू भी बॉईल किया जाएगा, आलू को भी बॉईल करके मसल करके डाल करके, और उसमें मसाले के रूप में नमक, मिर्च, गोल मिर्च, जीरा, ये सब डाल करके, और बहुत अच्छे से इसको अच्छा, भरता के रूप में बनाया जा ये सकता आप मुझे बता सकती हैं, आपने कहा कि बैगन को आप अच्छे से धो करके और उसको पका लेंगी, तो है जी। मैं कहता हूँ कि अगर बैगन में, अंदर में बैगन में अगर वर्म्स हो गए, तो आप तो पकाएंगे तो उसी में वर्म्स पक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं सर, उससे पहले उसको कट कर लगा करके कट, देख लिया जाता है कि उसके अंदर हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कट लगा करके देख लिया जाता है कि अंदर में कोई जीवाणु वगैरह तो नहीं है। उसको पहले किया जाता है, लेकिन अच्छा सबसे पहले धोया ही जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी हॉबी प्रशासन में कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? जिस तरह से खाना बनाने में एक प्रोसेस है कि फर्स्ट मेथड में क्या होना चाहिए, सेकंड मेथड में क्या होना चाहिए, उसी तरह से प्रशासन में भी एक मेथड है। मतलब उसमें भी आपको पहले क्या एक्शन लेना चाहिए और फिर उसके बाद क्या एक्शन लेना चाहिए, इसलिए ये प्रशासन से जोड़ कर दिया जाए। अगर खाना बनाने में हम उसका क्रमबद्धता को अलग कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, तो खाने का टेस्ट बिगड़ता है। उसी तरह से प्रशासन में हम क्रमबद्धता को चेंज कर देंगे, तो इससे वहाँ पे इरेगुलेटरी, मतलब प्रशासन में सही आप नहीं रहेगा। इन दिनों मुंगेर में इलेक्शंस के दौरान चल रहा था, उसी समय मूर्ति विसर्जन हुआ, और उस जी सर। मूर्ति विसर्जन के समय में घटना घटी। एक महिला एसपी थी, उन्होंने गोली चलवा दिया, जिसकी वजह से कई लोग उसमें मारे भी गए, घायल भी हुए। यहाँ पे प्रशासनिक चूक दिखाई पड़ती है आपको, या आपने जो कहा क्रमबद्धता, उसका खंडन दिखाई पड़ता है? सर इस परिस्थिति पर डिपेंड करता है। देखा जाए तो ये क्रमबद्धता का खंडन भी है, लेकिन वहाँ परिस्थिति जैसा था उसके हिसाब से वो जरूरी था, वो किया गया सर। तो जरूरी था तो फिर सस्पेंड क्यों कर दिया गया उनको चुनाव आयोग ने? वहाँ से हटा दिया गया उनको, सॉरी, वहाँ से हटा दिया गया, तो हटा क्यों दिया गया अगर वो सही थी तो? और कई पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया। तो इसका मेन वजह, उस समय उनको ऐसा लगा कि नहीं, वो स्थिति सही था, उनके द्वारा जो किया गया वो सही था। पर क्या प्रकरण था, और जानती हैं आप? क्या सर? प्रकरण क्या था ये जानती हैं आप? सर मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। अच्छा अच्छा, आप, एक मैं परिस्थिति देता हूँ कि आप एक प्रशासनिक सेवा में हैं, और एक घटना घट रही है, घट गई है, वो बोरवेल का एक गांव में, उस बोरवेल में एक बच्ची जो है वो गिर गई। आपको फ़ोन आता है कि ऐसा गिर गई हैं, और आपने पूरे प्रशासनिक अमले को उस पर लगाया, उनको बचाने के कार्य में लगाया, आप उसके लिए निकल रही हैं, उसके इंस्पेक्शंस के लिए। उसी समय पता चलता है कि एक दूसरी जगह पे आग लग गई है। अब आपकी प्राथमिकता क्या होगी, किधर जाएंगे आप?
जी जी सर, हेलो ये होगी। और आग हेलो हेलो, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। लगने की बात है तो वहां पर हेलो। आवाज़ नहीं मिल पा रही, ना आपकी, ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, ना आवाज़ मिल रही। नेटवर्क इशू। है, हाँ हेलो। हाँ हाँ, मिल रही है। जी सर, तो सर मेरी इकट्ठा करके वहां वहां मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, नेटवर्क जो चेंज आम है। को भेजने की उठाने के लिए मैं सर। मैं हिना आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो। हाँ, आपका नेटवर्क जो है वो बार बार कट जा रहा है। नेटवर्क कट रही है। हेलो। हाँ, चलिए। जी सर, तो मेरी प्रायोरिटी बच्ची को बचाने के साथ साथ आग बुझाने पर भी होगी, लेकिन सबसे पहले मैं उस बच्ची को बचाने के जगह जाऊंगी। और दूसरा जो है, जहाँ पर आग लगी हुई है, मेरे जो सहयोग कर्मी रहेंगे उनको मैं भेजने की कोशिश करूंगी। अच्छा अच्छा, चलिए, मैं अन्य प्रश्नों पे आता हूँ। आप मुझे श्रम एवं समाज कल्याण, उससे मैं जी आपको सर। प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप मुझे जी दुकान सर। और प्रतिष्ठान में अंतर बता सकते हैं? जी सर, दुकान में मूलतः क्रय विक्रय का काम किया जाता है, और प्रतिष्ठान में सेवा दी जाती है। अच्छा। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, रेस्टोरेंट होटल वगैरह जो हो गया, वो आपके प्रतिष्ठान हो गया। दुकान में जैसे कोई सामग्री का क्रय विक्रय हो रहा है तो वो दुकान हो गया। मैं किसी कंपनी में 30 वर्षों तक सेवा की और मेरा अंतिम वेतन 78,000 रुपये है, तो जी सर। मेरे ग्रेच्युटी की राशि कितनी होगी? 30 वर्ष तक जी। 78,000 कैलकुलेट करना होगा। 78,000 सर, टाइम क्या चाहिए फॉर्मूला क्या है इसका? सर। जितना अंतिम सैलरी है 78,000 डिवाइडेड बाई 26, 26 से डिवाइड करेंगे। और चूंकि 15 दिन का मिलता है एक साल में, तो 15 से गुना करेंगे। और फिर जो है उतना उतना करने के बाद, और फिर उसके बाद 30 साल का जो वर्क करना है, फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ठीक है। ग्रेच्युटी की राशि कितनी हो सकती है अधिकतम? ग्रेजुएटी की राशि 20 लाख हो सकती है सर। कितना? 20 लाख। 20 लाख। अच्छा, ये आप देखें अगर पूरे श्रम कल्याण के संबंध में, तो श्रम संसाधन विभाग है जो कि एक इस योजनाओं को रेगुलेट करता है। तो उसका जो प्रशासनिक पक्ष है, प्रशासनिक पक्ष श्रम विभाग का, उसकी हायरार्की आप बता सकते हैं कि सर्वोच्च पद पे ये पद है, उसके बाद नीचे जाने पर ये पद है? जी सर, तो सबसे पहले तो जो होंगे श्रम मंत्री के तहत आते हैं, ठीक है। और श्रम मंत्री के प्रशासनिक पक्ष के देखा जाए तो पहले प्रधान सचिव होते हैं, फिर संयुक्त सचिव होते हैं, और फिर उसके बाद उप सचिव मतलब श्रम आयुक्त जो होंगे, उप सचिव होंगे। और फिर सबसे लास्ट में नहीं ध्यान आ रहा। अच्छा, ये अगर बीपीएससी से नियुक्ति होती है तो कौन कौन से 2 पद हैं? 2 पद हो गए, कौन कौन से 2 पद हैं श्रम विभाग के? सर, श्रम अधीक्षक और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जो इस बार भी वैकेंसी में है। ये श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं, वो कहाँ नियुक्त होते हैं? सर, श्रम अधीक्षक तो जिले में होते हैं, और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मुझे जहाँ तक लगता है प्रखंड में सर। अच्छा, प्रखंड में होते हैं।
ये प्रखंड में बीडीओ के अंडर में होंगे? सर बीडीओ के अंदर सर श्रम विभाग एक अलग है सर, तो इनका तो अलग दायित्व है। अच्छा, तो ये नहीं, ये इनकी किस ऑफिस में बैठेंगे फिर? श्रम विभाग का प्रखंड स्तर पर है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंदर रहते हैं कि अलग रहते हैं? सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें अगर कोई व्यक्ति को किसी गांव में रहता है और उसने अगर श्रम किया है और उसकी उचित मजदूरी उसको नहीं मिल पाती, तो इसके लिए वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कहाँ अपील करेगा? सर सबसे पहले तो प्रखंड स्तर पे करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जिला स्तर पर किया जा सकता है। और उस पोस्ट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। महिलाओं के कल्याण के लिए बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही? महिलाओं के कल्याण के लिए बिहार की योजना चल रही है। तो बच्चे के समय ही सरकार कुछ राशियां भुगतान करती है। उसके बाद अगर देखा जाए स्कूली शिक्षा में, तो स्कूली शिक्षा में पोशाक के रूप में, साइकिल के रूप में भुगतान किए जाते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो आगे की पढ़ाई के लिए भी उन्हें भुगतान किए जाते हैं। और इंटर के बाद और टेंथ के बाद 10,000 और इंटर के बाद आपको पैसे दिए जाते हैं। उसी तरह से फिर शादी के वक्त भी विवाह योजना जो चलाया जाता है उसके तहत पैसे का भुगतान किया जाता है। और तो कन्या उत्थान योजना, ये सब महिलाओं के कल्याण के लिए सर बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। एक न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक केस के संबंध में एक निर्णय देते समय उन्होंने कहा कि अगर विवाह के लिए, शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये उचित नहीं है और इस पर कानून बनने की आवश्यकता है। अब इस संबंध में कई राज्य सरकारों ने ये कहा है कि इस संबंध में हम कानून बनाएंगे और इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। आप मुझसे सहमत हैं या उन राज्य सरकारों से सहमत हैं? सर सबसे पहले बात है कि अगर शादी का जो मुद्दा है तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। और सही बात है, ये मौलिक अधिकार का हनन है। मुझे जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 कहता है। और धर्म के मामले में मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें मौलिक अधिकार में इसमें बात कही गई है अनुच्छेद 15 के तहत। तो ये मौलिक अधिकार का हनन है सर। मौलिक अधिकार में राइट टू रिलीजन तो मुझे मिला है। मैं स्वेच्छा से चाहूँ तो मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ और उसकी प्रेरणा कुछ भी हो सकती है। उसकी प्रेरणा कुछ भी हो सकती है, किसी धर्म से प्रभावित होकर हो सकती है, या मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की, वो भी प्रेरणा हो सकती है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं धर्म परिवर्तन करके करना चाहता हूँ। तो ये, इसको आप गलत कैसे ठहरा सकते? सर ये शर्त हुआ सर कि नहीं, विवाह के लिए ही धर्म परिवर्तन करना ये शर्त हुआ और ये अपने ये मौलिक अधिकार का जाएगा सर। अच्छा, ये आजकल लव जिहाद, घर वापसी, इस प्रकार के प्रकरण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या आप कहें कि फिर आप मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ती चली जा रही है। ये समाज में ये बहुत तेजी से इसमें तीव्रता से इसमें वृद्धि हो रही है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? जो इसका मेन कारण है, इसका मेन कारण फेक न्यूज ही कहा जा सकता है। फेक न्यूज ज्यादा, जैसे के आम दिनों
जैसे घटनाएं तो घट रही हैं, वो घटनाएं तो समाज में घट रही हैं और विद्वेष जी बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या जी कारण देखती हैं आप? सर, इसमें दो मेन कारण दो ये है कि फेक न्यूज पहले बस हम कम हो रहा है, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग कहे कि जो सप्लाई हो रहे हैं वो से वो देखेंगे और उसमें मामूली घटना हुई, तो ये वो जागरूकता की कमी, दो इसके मेन कारण है। आवाज़ ही आपकी बहुत, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके उत्तर आपने क्या दिया, क्योंकि कट रही आवाज़ ही, सर इतनी इतनी आवाज़ कट रही है कि मैं, नेटवर्क इशू है। चलिए, पेपर पढ़ती हैं? जी सर, कौन सा पेपर पढ़ते हैं? प्रभात खबर सर, जी, प्रभात खबर। आ, प्रभात खबर जी प्रभात खबर के मुख्य संपादक कौन है? सर। इनके से है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आज क्या प्रभात खबर में मुख्य रूप से छपा है? मैंने मुझे नहीं मिलता, अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा। कल के अखबार के मुख्य खबर बताइए। सर सबसे पहले नीतीश कुमार जी के बारे में था कि वो भावुक हो गए, ये लास्ट इलेक्शन है। और दूसरा आपकी जो है अमेरिका में जो चुनाव है तो बाइडेन और उनको लेकर कि इसमें जो अच्छा, बात चल रहे हैं उसके बारे में थे। अब मैं इन्हीं दोनों से आप प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। जो बाइडेन और ट्रम्प, जी इन दोनों में कौन भारत के लिए बेहतर है? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ सर, ये तो मेरा पक्ष हो सकता है, लेकिन लोगों का पक्ष भी हो सकता है। अभी तक देखा जाए जो इंडिया और अमेरिका में रिलेशन में, तो ट्रम्प का रिलेशन तो अच्छा है। अभी फिलहाल देखा गया कि रिलेशन अच्छे होने के कारण तो ट्रम्प तो बहुत मतलब इंडिया के लिए अच्छे थे, लेकिन बाइडेन भी आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ही पता चलेगा क्या उनका आपने पता ही देखा नहीं होगा, करेंगे कि कौन अच्छा है। आपने देखा होगा अभी कि ट्रम्प को की जीत हो, इसके लिए भारत के कई राज्यों के जिलों में, खासकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हवन के कार्यक्रम हुए हैं। जी सर जी। तो ये डिप्लोमेसी आपको सही लगती है? किसी दूसरे देश के लोग कोई विजयी होंगे, उसके लिए हम लोग अपने देश में इस प्रकार का करें, तो जो बाइडेन के पास ये सूचना नहीं जाएगी, क्या ये डिप्लोमेसी सही है? ये बात तो सही है, लेकिन लोगों का अपनी मान्यता है। भारत में लोग की अलग अलग सोच है। अभी जैसा देखा गया तो ट्रम्प का रिलेशन भारत से अच्छा रहा, इसलिए वैसा करेगा तो उनका रुचि, इसलिए जो रिलेशन जो अच्छा रहा। तो ये भी आप जो प्रभाव पड़ते जब बाइडेन आएंगे और बाइडेन की जब जो ये खबरें जाएंगे तो उनको गलत असर आएगा। इन दिनों अगर आप देखें, खासकर पूरे विश्व जगत की बात करें, कोई फ्रांस की घटना घटी, स्पेन की घटना घटी, तो इसमें आप देखें इस्लामिक आतंकवाद, आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखा जाता तो इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो ये घटनाएं लगातार किसी धर्म विशेष से जोड़ करके आतंकवाद को देखना, इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं? ये धर्म विशेष को लेकर बात को देखना, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं। और रहा तो अभी तक इसने आतंकवाद से आया है, तो इसका मेन वजह यही है कि वो ज्यादातर जो है इस्लाम मानने वाले, इसलिए ऐसा मान्यता मान लिया गया कि नहीं इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन ऐसा मानना नहीं है सर। अगर ऐसा नहीं है तो फ्रांस की घटना हुई और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोई वक्तव्य दिया, उसको लेकर भारत के मुसलमान क्यों यहाँ इतना प्रतिरोध कर रहे थे? आवाज कट रही बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत है। किसी अन्य, मुझे लगता है कि आपका कोई सेकेंड टाइम कंडक्ट करना पड़ेगा, कहीं अन्य जगह पे जाके आप कहीं करें, क्योंकि यार नेटवर्क प्रॉब्लम्स बहुत है, कट जा रहा है, बार बार कट जा रहा है।